जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने वाली हूं सी टेट एग्जामिनेशन 2022 को। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सी टेट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आए हुए 1 महीना हो चुका है। हालांकि फॉर्म अभी फिल नहीं हुए हैं और एग्जाम्स दिसंबर तक होना पॉसिबल है। मैं आपके साथ यहाँ पे डील करने वाली हूँ सी टेट के लिए सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ को। तो आपको सी टेट में किस तरह से सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है और किस लेवल को क्वालिफाई करके आप किस तरह से कौन से टीचर बन सकते हैं, ये हम पहले देखेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि हमें एक बार इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो टीचिंग पोस्ट का सीनेरियो है उसे देख लेना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं वो। फ्रेंड्स देखिए, जब हम टीचर बनने जाते हैं तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो टीचिंग पोस्ट मोटे मोटे रूप में क्लासिफाइड की गई हैं वो 3 फॉर्म में क्लासिफाइड की गई हैं, जिसमें पहला है PRT यानी प्राइमरी टीचर्स, दूसरा है TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और तीसरा है PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। और ये जो तीनों टीचर्स, इनमें से आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हमारे पास होनी चाहिए। उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, जब हम PRT टीचर बनना चाहते हैं, PRT टीचर जो कि 2 लेवल में डिवाइड होता है, इसमें होता है एक लेवल 1 और दूसरा होता है लेवल 2। यहाँ पे लेवल 1 जो होता है वो होता है क्लास 1 to 5th के लिए और लेवल 2 जो होता है वो होता है क्लास 6th to 8th के लिए। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप लेवल 1 और लेवल 2 देखते हैं, ये वाला लेवल, तो वो सिर्फ होता है PRT टीचर्स बनने के लिए, जो कि हमारे लिए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे माना यह गया है कि जब आप PRT टीचर क्लास 1 to 5th के लिए बनना चाहते हैं तो आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 12th क्लास होना चाहिए और इसी के साथ में जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपका DLED या कह सकते हैं आप BTC या BSTC या BSTC या जो भी डिफरेंट स्टेट्स में इसके नाम होते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन भी इसे कह सकते हैं। जब 12th के साथ आपने ये सब कुछ कोर्स किया हुआ होता है, ये आपका एकेडमिक्स है और ये आपका प्रोफेशनल है। जब ये योग्यता आपने धारण कर ली होती है तब आप योग्य हो जाते हैं प्राइमरी टीचर क्लास 1 to 5th बनने के लिए। इसी तरह से यदि आप प्राइमरी टीचर क्लास 6th to 8th के लिए बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन, जिसमें आपका BA, BCom या कह सकते हैं BSc, कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ आपका होना चाहिए B.Ed। अब ये जो B.Ed है ये आपका हो सकता है, यदि पुराने समय में किया है तो वो 1 वर्षीय B.Ed हो सकता है। अब जो B.Ed चल रहा है वो 2 वर्षीय चल रहा है, जो कि सेपरेट B.Ed होता है जो आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। इसी के साथ B.Ed है एक जो आपका ग्रेजुएशन के साथ चलता है, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड BA B.Ed BSc B.Ed, वो भी यहाँ पे मान्य होता है। तो ये क्वालिफिकेशन तो चाहिए होती है आपकी एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आप टीचर बनने की इच्छा रखने पर करते हैं या लेते हैं। अब बात आती है CTET एग्जामिनेशन की। तो फ्रेंड्स देखिए, CTET एग्जामिनेशन जो है ये तो आपका हो गया एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो कि एसेंशियल है एक टीचर बनने के लिए, टीचर बनने का बेस है ये। अब टीचर बनने के लिए आपने ये क्वालिफिकेशन तो ले ली है। अब बात आती है आपके टीचर बनने के लिए व्यावसायिक कदम की ओर। तो यहाँ पर हमारे देश में
यदि हम नेशनल लेवल पर बात करें तो हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जिस क्वालिफाइंग एग्जाम को मान्यता दी गई है वो है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये जो सीटेट है इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो इसी तरह से है, यही लेवल 1 एंड लेवल 2। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब एक मिनट पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी, फिर हम लोग बात करते हैं सीटेट के लिए। देखिए अब इसी तरह से ये तो हो गई आपकी पीआरटी टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस। यदि आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी एकेडमिक्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन कोई भी किसी भी स्ट्रीम में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, वो आपका जो भी इंटरेस्ट एरिया है उस स्ट्रीम से रिलेटेड, वो बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका इसमें होता है बीएड। ये जो बीएड है ये आपका हो सकता है पहले की ही तरह 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम आपका हो सकता है उसमें, या 2 वर्षीय हो सकता है, या फिर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड यहाँ पे हो सकता है। जो भी आपने किया हो वो यहाँ पे मान्य होता है। इसी तरह से यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में यहाँ पे आपके पास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री प्लस आपका बीएड। यहाँ पे बीएड वही फिर से कि 1 वर्षीय भी हो सकता है, 2 वर्षीय भी हो सकता है, और इंटीग्रेटेड बीएड भी आपका हो सकता है। ये तो हो गई हमारी स्कूल एजुकेशन में जो टीचर्स हम लोग बनते हैं, टीचिंग पोस्ट हमें मिलती है उसके बेस की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीटेट के एग्जामिनेशन क्लासिफिकेशन की। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम सीटेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें डिसाइड कर लेना होता है हमारी एजुकेशन के बेसिस पे कि हमें प्राइमरी टीचर बनना है या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई स्टूडेंट्स के साथ भी कि वे लोग पहले तो 12th के बाद में बीटीसी या बीएसटीसी डिप्लोमा इन एजुकेशन कर लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद में या ग्रेजुएशन करने के दौरान उन्हें ये एहसास होता है कि हमें इससे बड़ी थोड़ी क्वालिफिकेशन लेनी चाहिए थी। तब ऐसी स्थिति में हमें सीटेट को किस तरह से क्वालिफाई करना होता है, क्या करना होता है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सीटेट भी जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है लेवल 1 और दूसरा होता है लेवल 2। अब लेवल 1 जो होता है उसमें वही क्लासेस का क्लासिफिकेशन होता है 1 to 5th और 6 to 8th। लेवल 2 जो होता है यहाँ पे होता है, लेवल 1 जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप बनते हैं पीआरटी टीचर, ओके। और जब आप लेवल 2 क्लियर करते हैं तो आप योग्य हो जाते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब आप सीटेट को क्वालिफाई करने जा रहे हैं तब किस तरह से कौन सी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए वो आपको देखना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप लेवल 1 के लिए सीटेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका कोई सब्जेक्ट नहीं कहलाता है। आप जब फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करना होता है, जबकि जब आप लेवल 2 का फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है और वो सब्जेक्ट हो सकता है एसएसटी या फिर साइंस एंड मैथ्स। इस तरह से आपको ऑप्शन में चूज करना होता है। तो लेवल 2 में आप लोग चूज करते हैं एसएसटी या सोशल साइंस सब्जेक्ट को। अब जब आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको क्या पढ़ना होता है या वहाँ पे क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि आप पीआरटी टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको जो बुक्स स्टडी करनी चाहिए वो है एनसीईआरटी क्लास 1 एंड 2 की लैंग्वेजेस की, दोनों लैंग्वेजेस की जो बुक होती है वो, प्लस मैथ की बुक। इससे आपको वहाँ पे कंटेंट मिलता है पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। इसी के साथ में यहाँ पे आपको स्टडी करना होता है 3rd, 4th और 5th क्लास की
ईवीएस की बुक्स को, 3rd-4th क्लास की ईवीएस की बुक्स को यहाँ पे आपको स्टडी करना होता है। तो इन 5 बुक्स से आपका 1st और 2nd क्लास की इन सब्जेक्ट्स की बुक्स से आपका कवर होता है वहाँ पे कंटेंट क्वेश्चन। और जो बाकी पेपर की आपकी चीज़ बचती है, जिसमें लैंग्वेजेस 2 जो आपने ऑप्ट की है, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी, वो आपको स्टडी करनी होती है। प्लस आपको वहाँ पे स्टडी करना होता है सीडीपी को, जिससे आपके 30 क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करके, जो कि 150 नंबर का होता है और उसमें से मिनिमम सभी को लाने होते हैं 90 नंबर, यानी कि 60%, इस तरह से आप इस पीआरटी लेवल 1 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है सब्जेक्ट्स की। मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट इस तरह से ऑप्ट होते हैं, और लेवल 2 में अब इसी सब्जेक्ट क्राइटेरिया से आप लोगों को सीटेट को क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आपके एसएसटी के 60 क्वेश्चंस आते हैं और लैंग्वेज के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टडी करनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, आप क्लास 6th, 7th एंड 8th की सोशल स्टडीज़ की बुक को यहाँ पे स्टडी करें। इसी के साथ में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे लैंग्वेजेस जो आपने ऑप्ट की है, वही हिंदी या इंग्लिश 1st 2nd लैंग्वेज जो भी आपने ऑप्ट की है, और आप पढ़ेंगे साथ में सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को, जो कि आपको कवर करवाएगी आपके लेवल 2 के लिए। और इसे क्वालिफाई करने के लिए भी यही मार्क्स रखे गए हैं। 150 में से 60 नंबर 90 नंबर मिनिमम आपको लाने होते हैं, जो कि बनता है 60%। और इस तरह से ये सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई करके आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए एसएसटी या साइंस मैथ्स में। तो मैं अब यहाँ पे आपके साथ डील करने वाली हूँ सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट को, कि किस तरह से सीटेट के लिए आप सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट को तैयार करने से पहले मुझे लगता है कि एज स्टूडेंट ऑफ सोशल स्टडीज़ और एज स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस, वी शुड नो द ओरिजिन ऑफ सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। हमें यहाँ पे एक बार ये जान लेना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान विषय की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो हम पहले 5 मिनट बात कर लेते हैं इस विषय पर, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम लोग एज सब्जेक्ट इसके ओरिजिन की बात करते हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान विषय विश्व में आया कैसे। तो यदि विश्व को देन के विषय में पूछा जाए, तो हम कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में देन है। कौन से देश की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। विश्व में सामाजिक विज्ञान विषय विश्व को संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। किस तरह से फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 1911 के समय की बात है, 1911 नहीं सॉरी 1892-93 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 विषयों को, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, या कह सकते हैं राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र और इतिहास विषय को मिलाकर समेकित रूप में पढ़ाया जाने लगा। समेकित रूप यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म में, समेकित रूप में इसे पढ़ाया जाने लगा और लगभग समेकित रूप में पढ़ाया जाने लगा। और 1911 में एक कमेटी बैठाई गई इसके लिए, कमेटी ऑफ 10, जिसे जाना जाता है कमेटी ऑफ 10 के नाम से, कमेटी ऑफ 10। इस कमेटी ऑफ 10 ने विषय के रूप में इसकी सिफारिश भी की, और सिफारिश करने के साथ साथ इसमें एक नया विषय शामिल किया, नया विषय, और वो नया विषय था
समाजशास्त्र या जिसे आप कह सकते हैं सोशियोलॉजी। इस तरह से अब सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट हो गए, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र। कालांतर में लगभग 1916 तक आते आते 1916 ईस्वी तक मांग की जाने लगी वहां के नागरिकों द्वारा इसे एक स्वतंत्र विषय का रूप देने की, यानी कि विषय के रूप में दर्जे की मांग की गई, विषय के रूप में दर्जे की मांग की गई। और इस मांग को देखते हुए 1934 में संयुक्त राज्य अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक समिति बैठाई जिसे कह सकते हैं सोशल स्टडीज कमेटी। और इस कमेटी ने इस मांग पर ध्यान देते हुए इसका अध्ययन किया और अंत में इसे एक विषय के रूप में मान्यता मिली। और अब 1934 से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक क्षेत्रीय विषय या फील्ड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा, क्षेत्रीय विषय या फील्ड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग संपूर्ण विश्व के द्वारा सामाजिक विज्ञान को एक विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि कुछ देशों द्वारा इसका विषय के रूप में विरोध भी किया गया, लेकिन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज में जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से इसे काफी देशों ने एक विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई वर्ल्ड लेवल की या वर्ल्ड सिनेरियो की। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से सोशल स्टडी सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ हम लोग वो देख लेते हैं। इंडियन सिनेरियो में फ्रेंड्स देखिए, इससे जो स्कूल एजुकेशन में शामिल करने की बात की गई या प्रयास किया गया, उस विषय में हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा एक प्रयास किया गया था जो कि पूरी तरह से सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसे इस क्षेत्र में फर्स्ट एफर्ट या प्रथम प्रयास माना जा सकता है। किस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हालांकि वो सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं था। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने एक शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी जिसे बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा, हम सभी जानते हैं बुनियादी शिक्षा के बारे में, बुनियादी शिक्षा के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इस विषय को विद्यालय विषय के रूप में मान्यता दिलवाने की कोशिश की थी, बुनियादी शिक्षा। अब इस बुनियादी शिक्षा में उन्होंने मेनली बात की थी हस्तकौशल की, हस्तकौशल। और इन हस्तकौशल में क्या शामिल था? इस हस्तकौशल में शामिल था चरखा, करघा और लकड़ी का काम। और इन सब कौशलों के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने बात की थी इतिहास, साहित्य, भूगोल और अर्थशास्त्र के अध्ययन की। लेकिन माध्यम उन्होंने मुख्य रूप से बनाया था हस्तकौशल को, जिससे कि तत्कालीन परिस्थितियों में बच्चों को सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक मुद्दों और सामाजिक समस्याओं के विषय में जानकारी मिल सके। लेकिन ये प्रयास उनका असफल रहा। इसके बाद कोशिश की गई थी नई तालीम के रूप में, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। इन असफल प्रयासों के बाद ये प्रयास असफल रहे क्योंकि उस समय में हमारे यहाँ पर कारण क्या था ये असफलता का? उस समय हमारे यहाँ पर ब्रिटिश राज्य स्थापित था, यानी कि भारत उस समय एक औपनिवेशिक राष्ट्र था। तो औपनिवेशिक शासन होने की वजह से यहाँ पर हम अपनी मनचाही शिक्षा प्रणाली को
विकसित या स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन कालांतर में जब 1947 में हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ या हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित विभिन्न समितियों और बैठाई गई विभिन्न कमेटियों द्वारा इस विषय को स्कूली विषय के रूप में मान्यता देने का प्रयास किया गया। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, 1952-53 में 52-53 मुदालियर आयोग डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, जो कि हमारे राष्ट्र के बहुत ही कह सकते हैं प्रतिष्ठित शिक्षाविद हुए हैं। राधाकृष्णन आयोग इनकी अध्यक्षता में गठित हुआ। और इसी तरह से 1964 में आया मुदालियर कोठारी आयोग तो 52-53 हो चुका है। कोठारी आयोग, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी ने। तो 1964 के कोठारी आयोग में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में अध्ययन किया गया तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का, और उन सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा की गई एक ऐसे विषय की जिसके माध्यम से विद्यार्थियों या बच्चों को सामाजिक परिस्थितियों से, समस्याओं से और जो उपस्थित साधन या स्रोत हैं उनसे परिचित करवाते हुए उन्हें समाज में कैसे जीवन व्यतीत करना है इस योग्य बनाया जा सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अब मान्यता दी गई सामाजिक विज्ञान को एक स्कूली विषय के रूप में, और सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे 4 विषयों को शामिल किया गया है। तत्कालीन समय में जो सामाजिक विज्ञान विषय बना था, अब उस विषय से लेकर वर्तमान समय में हम लोग सोशल स्टडीज सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं ये हमें देखना है। तो जब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की, तो हमें बढ़ना होता है एनसीएफ की ओर, जो कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, जिसके माध्यम से पूरे देश में शिक्षा को संचालित किया जाता है। तो देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में सोशल स्टडीज। तो देखिए फ्रेंड्स, बात जब आती है एनसीएफ की, तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में एजुकेशन सिस्टम का जो बेस है वो है एनसीएफ 2005। कौन सा है? एनसीएफ 2005। तो क्या एनसीएफ 2005 ही आधुनिक शिक्षा पद्धति का आधार है? एनसीएफ 2005 जी नहीं। एनसीएफ 2005 से पहले भी 3 एनसीएफ बन चुके हैं। ये आपका चौथा एनसीएफ है। इससे पहले जो आपके 3 एनसीएफ बने हैं उनमें से सबसे पहला एनसीएफ बना था आपका 1975 में, दूसरा बना था 1988 में, और तीसरा एनसीएफ आपका आया था ईयर 2000 में। चौथा एनसीएफ हमारा आया है 2005 में। इसके अलावा एक और एनसीएफ बना है, लेकिन वो एनसीएफ जो है वो विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित न होकर टीचर एजुकेशन से संबंधित है, इसीलिए उसे कहा जाता है एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि बना था 2009 में। एनसीएफ 2009 फॉर टीई, या आप कह सकते हैं फॉर टीचर एजुकेशन। तो जब बच्चों की एजुकेशन की बात की जाएगी तो 4 एनसीएफ बने हैं अब तक, 1975 में, 1988 में, 2000 में, और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो एजुकेशन सिस्टम का बेस है वो है एनसीएफ 2005। एक बार हम बात कर लेते हैं इन्हें बनाने वाली बॉडी की। तो देखिए, एनसीएफ को तैयार करने वाली संस्था है
NCERT, NCERT, जो कि अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था या ऑटोनॉमस बॉडी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करती है और उन दिशा निर्देशों के आधार पर राज्यों में शिक्षा व्यवस्था लागू की जाती है। हालांकि राज्य स्तर पर राज्यों को कुछ आंशिक परिवर्तन करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है, क्योंकि वो राज्य की आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है और कुछ जो त्रिभाषा सूत्र को लेकर भाषा के संदर्भ में सिद्धांत 1986 पॉलिसी में शामिल किए गए हैं उसके आधार पर। तो इस तरह से एनसीईआरटी जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम करती है नेशनल पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑफ है या फॉर है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे फॉर ना होकर ऑफ है, क्योंकि ये आपसे एब्रीवेशन में पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होगी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। फॉर आपका कहाँ पे आएगा? फॉर आपका आता है एनसीटीई में। जब आप एनसीटीई की फुल फॉर्म देखेंगे, एनसीटीई क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो यहाँ पे ये फॉर और ऑफ का जो डिफरेंस है उसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि एब्रीवेशन में क्वेश्चन आएगा आपका तो वो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपका गलत होने का चांस हो सकता है। तो ध्यान रखिए, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई में तो आपका फॉर आएगा, जबकि एनसीईआरटी में आपका ऑफ आएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस तरह से एनसीईआरटी जो है वो अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो हमारे राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करती है स्वायत्तशासी संस्था के रूप में। अब हम लोग एक बार एनसीएफ की भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो एनसीएफ की फुल फॉर्म होगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जिसका हिंदी रूपांतर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पाठ्यचर्या है, न कि पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यदि यहाँ पे पाठ्यक्रम होगा तो यहाँ पे करिकुलम नहीं आएगा, पाठ्यक्रम का इंग्लिश होता है सिलेबस। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एब्रीवेशन में वो
हिंदी में भी पूछा जा सकता है, उसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जगह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लिखा जा सकता है। तो जब आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फुल फॉर्म को ध्यान रखते हैं तो यहाँ पे इसके हिंदी करेक्ट वर्जन को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और जब आप NCERT या NCTE का एब्रीविएशन इंग्लिश में ध्यान रखते हैं तो वहाँ पे आपको ऑफ और फॉर के डिफरेंस को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से तैयार किया गया है तीनों चारों NCF को, जिनमें से प्रेजेंट एजुकेशनल सिनेरियो का बेस है NCF 2005। तो देख लेते हैं NCF 2005 में सोशल स्टडीज सब्जेक्ट को। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमें इंट्रोड्यूस करवाता है सोशल साइंस सब्जेक्ट से क्लास 6 से 6th to 8th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सोशल स्टडीज सब्जेक्ट को। तो एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या डायरेक्ट 6th to 8th क्लास में हम लोग सोशल स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो कहीं पे भी इसका कोई बेस नहीं होता है? क्या हवा में ये सब्जेक्ट डायरेक्ट 6th क्लास में आ गया? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हर कक्षा का आधार पिछली कक्षा होती है, उसी तरह से हर विषय का आधार भी पिछली कक्षा में पढ़ी गई पाठ्य सामग्री होती है। किस तरह से हम लोग देखते हैं, क्लास 6, 7, 8 से पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लास 3rd, 4th, 5th, और उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लास 1st and 2nd। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सोशल स्टडीज जो है वो डेवलप हुआ है एक सब्जेक्ट के फॉर्म में। फ्रेंड्स देखिए, जब आप लोग लेवल 1 के लिए एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको पढ़नी होती है 1st to 5th तक की बुक्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्लास 1 and 2 यानी कि 1st और 2nd में हम लोग सोशल स्टडीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन सोशल स्टडीज़ की फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं। तो किस फॉर्म में पढ़ते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्लास 1st और 2nd में हम लोग स्टडी करते हैं सोशल स्टडीज सब्जेक्ट को 2 रूपों में। कौन कौन से? वहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं लैंग्वेजेस प्लस मैथ्स। अब लैंग्वेजेस में आपकी दोनों लैंग्वेज आ जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे लैंग्वेज और मैथ के इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम बच्चों को सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ाने के प्रयास में रहते हैं। और यहाँ पे उद्देश्य ये होता है कि इस इंटीग्रेटेड फॉर्म में बच्चे अपने सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण से परिचित हो सकें। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है कि लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू? तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पे पढ़ा है कि हमारे थिंकिंग के 2 लेवल्स होते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो देखिए, बच्चों की जो आयु होती है क्लास 1st और 2nd में, तब तक बच्चों का जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का लेवल होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो वे यहाँ पे अमूर्त चिंतन के माध्यम से नहीं सीख सकते हैं। तो माना यह गया है कि लैंग्वेज और मैथ्स में विभिन्न कहानियों, कविताओं और सचित्र उदाहरणों के माध्यम से बच्चे देखकर, यानी प्रत्यक्ष चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग, डायरेक्ट देखकर वे सीख सकते हैं और इस तरह से वे पहचान, अवलोकन और वर्गीकरण का गुण अपने में विकसित कर सकते हैं। और इस तरह से वहाँ पर उन्हें लैंग्वेज और मैथ्स के इंटीग्रेटेड फॉर्म में सोशल स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश की जाती है, जहाँ पर बच्चों के थिंकिंग लेवल को ध्यान में रखते हुए उन्हें अमूर्त चिंतन के माध्यम से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष चिंतन के माध्यम से, जिसमें कि जब आप 1st और 2nd की बुक्स को देखेंगे लैंग्वेज की और मैथ्स की, तो वहाँ पे लैंग्वेज में आपको पोएम्स मिलेंगी, कविताएं, कहानियाँ, रेहम, ये मिलेंगे। मैथ्स में आपको कैलकुलेशन मिलेगी, तो कुछ पिक्चर्स मिलेंगे, कुछ वहाँ पे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिससे बच्चे किसी न किसी सोशल कंसेप्ट को भी समझते हैं।
तो क्योंकि यहाँ पे बच्चों का थिंकिंग लेवल इतना हाई नहीं हो पाता है और उनके सामने जो चीज़ें उपस्थित होती है उन चीज़ों से वो पहचान के आधार पर, अवलोकन के आधार पर और उन्हें क्लासिफाई करने के साथ साथ वे लोग लर्निंग कर पाते हैं और इस तरह से वहाँ पर उन्हें सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण से परिचित करवाने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, जब हम क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे सोशल स्टडीज को पढ़ाया जाता है ईवीएस के फॉर्म में, जिसे आप कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज। और यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाने का उद्देश्य जो होता है वो होता है बच्चों में सामाजिक प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मानवीय संबंधों को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। इतना ही नहीं, एनवायरमेंटल स्टडीज के थ्रू यहाँ पे कोशिश की जाती है कि बच्चे प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ मानवीय जो अंतःक्रिया होती है उसे समझ सकें और उसे समझकर वे अपने अनुभवों के आधार पर, देखिए यहाँ पे पहचान, अवलोकन और वर्गीकरण को शामिल किया गया है। यहाँ पे एक चीज और शामिल हो जाती है, वो हो जाता है बच्चों का अपना अनुभव। तो इस तरह से वे अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण कर पाएं और प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियों में मानवीय संबंधों को पहचान कर उनके प्रति अपनी समझ विकसित कर सकें, क्योंकि जब तक वे ये समझ विकसित नहीं कर पाएंगे तब तक वे उस वातावरण से स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे बच्चों के अनुभव को भी शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पे अनुभव को शामिल करने का कारण क्या है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि ये जो सब्जेक्ट हैं वो ऐसे हैं जिन्हें जब तक कह सकते हैं हम प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं समझा जाएगा तब तक बच्चे अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो बुक्स में पढ़ाया जाता है उन्हें जो उनका लाइफ एक्सपीरियंस है उससे रिलेट करके उन्हें फैसिलिटी दी जाती है या एनवायरनमेंट दिया जाता है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये रहा है कि वे, क्योंकि इन विषयों में सामाजिक और प्राकृतिक रूप में वे अपने जीवन की वास्तविक घटना और वास्तविक वातावरण को देखते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से अनुभव को शामिल किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं क्लास 6 to 8 में सोशल स्टडीज सब्जेक्ट। क्लास 6, 7, 8 यानी कि अपर प्राइमरी लेवल, ये तो हो गया हमारा लोअर प्राइमरी लेवल 1 to 5 तक, यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अपर प्राइमरी लेवल में बच्चों को या विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से अवगत करवाने या परिचित करवाने के उद्देश्य से 4 विषयों को यहाँ पे इंटीग्रेटेड फॉर्म में यानी कि समेकित रूप में पढ़ाया जाता है सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में। अब ये जो सामाजिक मुद्दे हैं इनमें हम कह सकते हैं मुख्य रूप से शामिल है जाति भेद, वर्ग भेद, गरीबी, या कह सकते हैं हम बेगार प्रथा, कह सकते हैं यहाँ पे कि जो अर्थशास्त्रीय समस्याएं हैं या भौगोलिक समस्याएं हैं उन्हें उनसे परिचित करवाने के उद्देश्य से, या जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनसे परिचित करवाने के उद्देश्य से यहाँ पे 4 विषयों को मिलाकर, जिनमें शामिल है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन चारों विषयों को मिलाकर समेकित रूप में यानी कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक सब्जेक्ट फॉर्म में पढ़ाया जाता है सोशल स्टडीज। यहाँ पे जहाँ सब्जेक्ट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है वो बच्चों को स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर पर जो विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दे हैं या जो अर्थशास्त्रीय समस्याएं हैं जिनमें जीविकोपार्जन की समस्या, महंगाई बढ़ने की समस्या, भूगोल में जहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण संपदाएं जो विभिन्न हमारे सोर्सेज हैं उनको स्थानीय स्तर से लेके और वैश्विक स्तर तक की जानकारी प्रदान करता है। वहीं पे इतिहास जो है वो बच्चों को
सभ्यता के आरंभ से लेकर वर्तमान काल तक किस तरह से मानव ने अपना विकास किया है, किन समस्याओं से वो जूझा, किन समस्याओं को उन्होंने किस तरह से हल किया, किस तरह से संस्कृतियों का विश्व में पूरे विश्व में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक विभिन्न संस्कृतियों का किस तरह से आदान प्रदान हुआ, इन सब की जानकारी देता है हमें इतिहास विषय। तो वहीं पे जिस तरह से हम ये जानते हैं कि क्योंकि एक समाज में कुछ निश्चित नियम कानून रीति रिवाज होते हैं, कुछ एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था होती है, देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्य और अधिकार होते हैं, उनके कुछ उत्तरदायित्व राष्ट्र के प्रति होते हैं और राष्ट्र के प्रतिनिधियों के कुछ उत्तरदायित्व नागरिकों के प्रति होते हैं। इन सब की जानकारी देने के उद्देश्य से शामिल किया गया है यहाँ पे राजनीति शास्त्र विषय को। और इस स्तर तक आते आते बच्चों का जो अमूर्त चिंतन का स्तर है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे इन विषयों के माध्यम से बच्चों को जानकारी देने का प्रयास किया जाता है और वे अपने अनुभवों के साथ साथ, क्योंकि अब तक उनमें पहचान अवलोकन वर्गीकरण और अनुभव ये चीज़ें शामिल हो चुकी होती है, अब वे इस दी गई जानकारी के आधार पर जो भविष्य की संभावनाएं हैं उनको समझने का प्रयास सफल रूप में कर सकते हैं। इस उद्देश्य से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को समेकित रूप में या इंटीग्रेटेड फॉर्म में 6th, 7th, 8th क्लास में सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सोशल स्टडीज सब्जेक्ट का एक सिनेरियो कि इस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में सोशल स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ा जाता है और इस तरह से इसका ओरिजिन हुआ है। क्लास 9th और 10th में भी सब्जेक्ट होता है सोशल स्टडीज़, उसे भी हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक जिस्ट जिसमें हमने जाना कि किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ आया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मैं कविता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।